हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप आंसर को मैं सॉल्व करके लाया हूं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए, पारिस्थितिकी के अध्ययन की महत्व की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, इकोलॉजी की परिभाषा देना है कि इकोलॉजी की परिभाषा क्या होता है, इकोलॉजी पढ़ने का क्या महत्व है, हम क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है, तो उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो देखते हैं, चलिए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है दोस्तों इकोलॉजी की? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी कहलाती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन करेंगे, क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। एक परिभाषा और सुन लीजिए आप लोग, मैंने 3 परिभाषा इसका ले रखा है, जो भी आपको याद हो जाए। सभी कहने का मतलब एक ही है, सिर्फ दोस्तों बोलने का नजरिया अलग है। इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनकी अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक परिभाषा और मैंने लिया है कि एकदम आसान है दोस्तों, एक लाइन की आप लोग ध्यान सुनिएगा। प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो तीनों परिभाषा क्या हो गया कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, इकोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाएगा, उसे इकोलॉजी कहेंगे। उसके बाद मैंने बताया दोस्तों, प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो उम्मीद करती हैं आप लोगों को तीनों परिभाषा याद हो गया होगा। अब देखते हैं पारिस्थितिकी के अध्ययन का महत्व, इकोलॉजी के अध्ययन का महत्व, हम लोग क्यों पढ़ते हैं इकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं। इससे जीव एवं उनकी स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक घटकों के अध्ययन का बोध होता है तथा इतना ही नहीं बल्कि इसके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी संकेत मिलता है। साथ ही पारिस्थितिकी में पाए जाने वाले समानता एवं विषमता भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या करने का मतलब है, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या लिखा गया है, मैंने क्या लिखा है। इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाती हैं। इसमें जीवों तथा पर्यावरण के विभिन्न पक्षों तथा इनकी अंतर संबंधों से उत्पन्न परिणामों को सम्मिलित कर लिया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रबंध में इस विज्ञान की उपयोगिता बढ़ गई है। पारिस्थितिकी अब जीव विज्ञान की धरोहर नहीं रही, अपितु अपनी उपयोगिता के कारण यह अन्य विज्ञानों की अभिन्न अंग बन गई है। दोस्तों क्या कहा गया, आप लोग फिर से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ कि इससे जीव एवं उनकी स्थान के संपूर्ण जैविक और अजैविक घटकों के अध्ययन का बोध होता है। तो दोस्तों क्या बताएगा कि इसमें जो जीव होते हैं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक व अजैविक संगठनों का अध्ययन का बोध हो जाता है। दोस्तों जो इकोलॉजी पढ़ता है उसको। अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले विषमता और समानता में भी इस प्रकृति में पाए जाने वाला विषमता और समानता भी इकोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि इसमें जीवों तथा पर्यावरण के विभिन्न पक्षों तथा इनके अंतर संबंधों से उत्पन्न परिणाम भी प्राप्त होते हैं। किसको? जो इकोलॉजी पढ़ता है, इकोलॉजी के अध्ययन से। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि इकोलॉजी से विज्ञान की उपयोगिता बढ़ गई है। इकोलॉजी से क्या होगी? ये विज्ञान की उपयोगिता बढ़ गई है। अगला पॉइंट, अब जो इकोलॉजी है यह एक विज्ञान की धरोहर ही नहीं रही बल्कि अन्य विज्ञानों का अभिन्न अंग बन गया है। दोस्तों जो इकोलॉजी है अब यह एक विज्ञान ही नहीं बल्कि अन्य विज्ञानों का अभिन्न अंग बन गया है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा कि वर्तमान में मात्र जीवन की एक संश्लिष्ट शाखा ही नहीं एक दृष्टिकोण बन गई है। कौन दोस्तों? जो इकोलॉजी है। जो पारिस्थितिकी है वह वर्तमान समय में मात्र एक जीवन की संश्लिष्ट शाखा ही नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण बन गई है। दोस्तों
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों समझ में आया होगा कि हम लोग इकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं और इकोलॉजी की परिभाषा क्या होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, इनके मुख्य स्रोत। दोस्तों मुख्य स्रोत पूछा है, मुख्य स्रोत एवं नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले वायु प्रदूषण होता क्या है दोस्तों। तो वायु प्रदूषण का परिभाषा देख लीजिए कि वायु प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें वायुमंडल। तो दोस्तों जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें वायुमंडल में मानव और विभिन्न जीवधारियों को हानि पहुंचाने वाले विषैले तत्व एकत्रित हो जाते हैं। वायु के प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एवं कणकीय पदार्थ प्रमुख होते हैं। वायु के प्रदूषण में दोस्तों कौन कौन से प्रमुख कण होते हैं, कौन कौन से दोस्तों प्रमुख पदार्थ? ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कणकीय पदार्थ प्रमुख होते हैं। जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो वायु में इन गैसों नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैस या कणकीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों वायु प्रदूषण क्या होता है आप लोगों ने भी देख लिया वायु प्रदूषण। अब देखेंगे इसका मुख्य स्रोत क्या होता है वायु प्रदूषण का। दोस्तों वायु प्रदूषण की परिभाषा आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया फिर भी। तो मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या होता है। तो प्राकृतिक स्रोत में दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, NO2, NH4, इन सभी गैसों के द्वारा दोस्तों जो होता है वायु प्रदूषण होता है। अब देखेंगे दोस्तों मनुष्य के द्वारा, मानव जनित स्रोत कि मनुष्य के द्वारा कैसे वायु प्रदूषण फैलता है। तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जलाने से विभिन्न गैस व धुआं उत्पन्न होता है जो वायु प्रदूषण में भाग लेता है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम को जलाने से जो धुआं निकलता है दोस्तों जो धुआं उत्पन्न होता है उसी को वायु प्रदूषण कहते हैं या वो वायु प्रदूषण में भाग लेता है। अब हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषण को रोकने का क्या उपाय है, वायु प्रदूषण को कैसे हम लोग रोक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दोस्तों निम्नलिखित उपाय होते हैं। कौन कौन से उपाय होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो वायु प्रदूषण करता है, तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए। चिमनी से निकलने वाला जो धुआं होता है वो वायु प्रदूषण करता है तो हमें चिमनियों की ऊंचाई बढ़ा देनी चाहिए। अगला पॉइंट, प्रकाश रासायनिक स्मोक को दूर करना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब विद्युत चलित, बैटरी चलित, सूर्य की रोशनी द्वारा चलित आदि स्वचालित वाहनों का आविष्कार किया जाए। प्रकाश रासायनिक स्मोक को दूर करना चाहिए। कैसे दोस्तों होगा यह तभी संभव होगा जब हम लोग विद्युत चलित बैटरी और सूर्य की रोशनी से द्वारा चलने वाली और अपने स्वचालित वाहनों का आविष्कार करेंगे, तभी दोस्तों प्रकाश रासायनिक स्मोक को खत्म किया जा सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों, उद्योगों द्वारा उत्पादित कणकीय प्रदूषकों पर स्क्रबर्स, प्रोसोपिटेटर्स तथा फिल्टर आदि द्वारा नियंत्रण करना चाहिए। जो उद्योग होते हैं दोस्तों जहाँ पे बड़े पैमाने पर उद्योग किया जाता है वहाँ पे क्या करना चाहिए, कणकीय प्रदूषकों पर स्क्रबर्स, प्रोसोपिटेटर्स तथा फिल्टर आदि के द्वारा नियंत्रण करना चाहिए। अगला पॉइंट दोस्तों, SO2 पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड पर नियंत्रित पाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। कौन कौन से उपाय देखिए दोस्तों बताया गया है। कम गंधक वाले ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। हमें कम गंधक वाले जो ईंधन होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। किसके नियंत्रण के लिए, SO2 के लिए। और SO2 क्या होता है दोस्तों, वायु प्रदूषण में भाग लेता है। और अगला पॉइंट है, ईंधन का उपयोग करने से पहले ही उसमें से गंधक दूर करना आवश्यक होता है। ईंधन का प्रयोग करने से पहले दोस्तों हमें उसमें से गंधक को दूर कर देना चाहिए। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वपारिस्थितिकी एवं समपारिस्थितिकी में क्या भेद है। स्वपारिस्थितिकी एवं समपारिस्थितिकी क्या होता है, मतलब दोस्तों ऑटो इकोलॉजी और साइनो इकोलॉजी क्या होता है, इसमें हमें अंतर लिखना है या भेद लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटो इकोलॉजी, स्वपारिस्थितिकी क्या होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत का पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जो ऑटो इकोलॉजी होता है इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से
उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। इसमें क्या क्या है कि इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे, जैसे दोस्तों एक व्यक्तिगत पौधा कोई आपने ले लिया, जैसे आपने एक नीम का पौधा ले लिया, उसके वातावरण और उसमें क्या वातावरण में संबंध है उसका, उसके प्रभाव का हम लोग व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे, तो दोस्तों उसी को कहा जाता है ऑटो इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी। अब दूसरा होता है दोस्तों साइने इकोलॉजी, उसको देखते हैं। समपारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जंतु समुदायों, उनकी रचना एवं व्यवहार और उनके स्थान के वातावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो साइने इकोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जंतु समुदायों, उनकी रचना एवं व्यवहार और उनके स्थान के वातावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और जो ऑटो इकोलॉजी था उसमें क्या किया जाता था, इसमें इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे, जैसे दोस्तों ये जो साइने इकोलॉजी है, यहाँ पे दोस्तों एक गोला है, एक गोले में दोस्तों जितने पौधे आएंगे उन सभी में दोस्तों उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, तो दोस्तों हो जाएगा समपारिस्थितिकी। अब दोस्तों इतने बड़े गोले में हम इतने पौधे लगे हैं दोस्तों, हम इनमें से एक ही पौधे को लेंगे और उसके वातावरण से संबंधों का अध्ययन करेंगे, तो वह ऑटो इकोलॉजी कहलाएगा। और सभी का करेंगे तो क्या कहलाएगा, साइन इकोलॉजी या समपारिस्थितिकी। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तृत विवरण दीजिए, उपभोक्ता एवं निर्माता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं तक था, मैंने इसी में इतना जोड़ दिया है, उपभोक्ता एवं निर्माता को परिभाषित कीजिए। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है उसका हमें विवरण देना है, उपभोक्ता और निर्माता को परिभाषित करना है कि दोस्तों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होता है। एग्जाम में जरूर पूछेगा दोस्तों, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर पूछ सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है इसको भी पूछ सकता है, टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है इसको भी पूछ सकता है। तो सभी को देखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है दोस्तों। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसको दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग अंग्रेजी भी जानते रहिएगा दोस्तों। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे को सामान्य नमी की आवश्यकता होती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को सुबह बताया था मरुद्भिद पौधा, दोस्तों ये सब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ही आते हैं। तो जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के पौधे होते हैं उनको सामान्य नमी की आवश्यकता होती है। इनका ऊपरी भाग वायु में रहता है। इस समुदाय के पौधे मरुद्भिद के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पर बता भी दिया और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। ये वायु में आर्द्रता का अभाव, वायु की तेजी, तापक्रम की उच्चता, प्रकाश का आधिक्य तथा उपरोक्त दोनों प्रकार की शुष्कताएं मिलकर वातावरण को शुष्क बना देते हैं। तो दोस्तों क्या हो गया स्थलीय पारिस्थितिकी या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसको दोस्तों कम नमी की आवश्यकता होती है या सामान्य नमी की आवश्यकता होती है। इनका ऊपरी भाग वायु में रहता है। इस समुदाय के पौधे मरुद्भिद के अंतर्गत आते हैं। ये वायु में आर्द्रता की कमी और वायु की तेजी, तापक्रम की उच्चता के कारण दोस्तों क्या करते हैं, वातावरण को शुष्क बना देते हैं। अतः मरुद्भिद में इस प्रकार अनुकूलन या विशेषताएं उत्पन्न होती हैं जिनके कारण पौध मृदा से अधिक जल का शोषण करते हैं तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करके पानी की हानि को रोकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें कुछ देखेंगे दोस्तों, अनुकूलताएं पाई जाती हैं। इन पौधे में निम्न प्रकार की अनुकूलताएं पाई जाती है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, स्थलीय पौधे में जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। जड़ें लंबी, शाखी तथा भूमि में अधिक गहराई तक फैली हुई होती हैं। दोस्तों जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है इसमें जो पौधा होता है उसका जो जड़ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी शाखा निकली जाती है और अधिक अंदर तक, अधिक गहराई तक जाई गई रहती है। इसलिए दोस्तों इसे कम नमी की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, जड़ों में मूल रोम, मूल गोप पूर्ण रूप से विकसित होता है। कभी कभी इसकी जड़ें मांसल होकर जल संचय का भी कार्य करती हैं। दोस्तों जो जड़ होता है उसके मूल रोम और मूल गोप पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। कभी कभी इसकी जो जड़ें होती है वो मांसल होकर जल संचय का भी कार्य करती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका तना छोटा, काष्ठीय, शुष्क, कठोर तथा मोटी छाल से ढके रहते हैं। इसका जो तना होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्लांट पाया जाता है उसके प्लांट में छोटा, काष्ठीय, शुष्क, कठोर तथा मोटी छाल वाली तनों से ढका रहता है। कभी कभी तना चौड़ा व मांसल हो जाता है
और पत्तियों का कार्य करता है। दोस्तों कभी कभी तना जो होता है वह चौड़ा हो जाता है और मांसल हो जाता है और पत्तियों का कार्य करता है, और जो जड़ होता है कभी कभी दोस्तों मूलरोम का कार्य करती है। तो दोस्तों यही सब इसमें समझने वाली बात है। और जिससे पर्णकाय स्तंभ कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं दोस्तों, पर्णकाय स्तंभ। जब दोस्तों जो इसकी तना है वह चौड़ा होकर मांसल हो जाएगा और पत्ती का कार्य करेगा तो उसे पर्णकाय स्तंभ कहेंगे। और इस प्रकार के पौधे की पत्तियां काफी छोटी होती हैं तथा ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों ने नागफनी देखा होगा। तथा कभी कभी पत्तियां मांसल हो जाती हैं जो जल संग्रह का कार्य करती हैं। पत्तियों वाले पौधे में मृदुपर्णी मृदुभूमि सॉरी दोस्तों मरुदभिद कहते हैं। दोस्तों पत्तियों वाले पौधे को मरुदभिद कहते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने आगे पढ़ा था दोस्तों कि उपभोक्ता और निर्माता क्या होता है उसको परिभाषित करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्पादक। उपभोक्ता क्या होता है दोस्तों, प्रोड्यूसर क्या होता है, उसी को कहते हैं दोस्तों सॉरी प्रोड्यूसर क्या होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं निर्माता या उत्पादक या प्रोड्यूसर। तो देखते हैं इसमें हरे पेड़ पौधे तथा वे सभी जीव वनस्पतियां आती हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो दोस्तों प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, निर्माता होता है, उसमें इस प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं या वे सभी वनस्पतियां आती हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इन्हें उत्पादक अथवा मूल उत्पादक कहते हैं। दोस्तों ये अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसीलिए इनको उत्पादक या निर्माता भी कहते हैं। इस भोजन के उपयोग से वनस्पतियां वृद्धि, विकास एवं प्रजनन करती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे केवल अपने लिए खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों क्या हो गया आपका प्रोड्यूसर। अब हम लोगों को देखेंगे कंज्यूमर क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है। इसके अंतर्गत वे सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं जो अपने भोजन प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के समस्त जंतुओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, उसको बाद में देखेंगे। पहले एक बार फिर से देख लेते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। दोस्तों जो प्रोड्यूसर होता है उसमें उस प्रकार के हरे पेड़ पौधे या वनस्पतियां आती हैं जो सूर्य के प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा या प्रक्रम द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और वृद्धि करते हैं। जो कंज्यूमर होता है वह क्या करता है, वह इस प्रकार की इसमें जीव जंतु आते हैं जो उसी दोस्तों जो पेड़ पौधा होता है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना जीवन यापन करता है या वृद्धि और विकास करता है, उन्हीं को खाकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्हीं को खाकर उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के समस्त जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि पूछेगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर की व्याख्या कीजिए। दोस्तों जरूर पूछेगा एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग लिख के आइएगा, आसानी से एकदम बताऊंगा मैं, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है। इसको दोस्तों मैंने सुबह भी बता दिया है, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर भी मैं बता रहा हूँ। इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे समस्त जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन मूल उत्पादक अथवा पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। जो अपना भोजन मूल उत्पादक और पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं उन्हीं को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे गाय, बकरी, भेड़, भैंस आदि। आगे देखते हैं द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे मेढक, शेर, चीता, मछली इत्यादि। ये सब क्या करते हैं दोस्तों, जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उन्हीं को खा जाते हैं। जैसे शेर दोस्तों गाय को खा जाता है, हिरन को खा जाता है, चीता भी उसी को खा जाता है, मछली दोस्तों जल में पाए जाने जो कीट छोटे छोटे उनको खा जाता है, मेढक भी कीटों को खाता है। तो दोस्तों ये सब क्या होते हैं, जिनको खाता है ये सब वो सब शाकाहारी होते हैं। अगला है टर्सरी कंज्यूमर या तृतीय उपभोक्ता। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं। दोस्तों जो सेकेंडरी कंज्यूमर था वो शाकाहारी को खाकर मांसाहारी बन गया था, और जो टर्सरी होता है वो क्या करता है, मांसाहारी प्राणी को ही खा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये इकोसिस्टम है, इसे चलता रहता है चक्र, इसीलिए दोस्तों ये सब बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी आते हैं जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं, जैसे सांप मेढक को खाता है और बाज या गिद्ध सांप को खा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को पांचों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा। और दोस्तों
आप लोग का अगला एग्ज़ाम कौन सा है, आप लोग बता दीजिएगा तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।